हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज की जो क्लास रहने वाली है आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपका उत्तराखंड के करंट अफेयर से संबंधित और जो आपका वर्ल्ड या इंडिया के करंट अफेयर से संबंधित जो भी आपके जो आपके पॉइंट्स बने होंगे तो वो जो है आज की इस क्लास में लिखवा दूंगा। तो जितने भी नए साथी चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को आप लोग प्रेस करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। और करंट अफेयर जो है आपका मेनली ये जो है आपके उत्तराखंड के उन अभ्यर्थियों के लिए है जो आपका उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आज हो गया आपकी 1 जून 2023। एक महीने बाद महीने बाद आपका जो है यूके ट्रिपल एससी के माध्यम से वीडियो वीपीडीओ का आपका एग्जाम होने वाला है। तो उसमें जो है करंट अफेयर्स के काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है उत्तराखंड से संबंधित करंट अफेयर से कि हाल ही में उत्तराखंड के किस ग्राम को ठीक है, उत्तराखंड के किस ग्राम को आध्यात्मिक और पर्यटन ग्राम, ठीक है, आध्यात्मिक और पर्यटन ग्राम घोषित किया गया। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन उत्तराखंड से भी संबंधित आगामी परीक्षाओं में रहने वाले हैं आपके। ठीक है, घोषित किया गया। तो ये जो है एक आपका मुखबा ग्राम है। ठीक है, मुखबा ग्राम आपका कहाँ पर है, मुखबा लिख दीजिएगा। मुखबा ग्राम आपका कहाँ पर है, ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, और इसको जो है हमारे केंद्रीय मंत्री जी आए थे अभी, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री। ठीक है, केंद्रीय मंत्री संस्कृति और पर्यटन। ठीक है, इनका नाम क्या है, नाम भी लिख दीजिएगा, जी किशन रेड्डी जी। ठीक है, जी किशन रेड्डी जी उत्तराखंड के दौरे पर आए थे और इन्होंने घोषणा करी थी कि जो उत्तराखंड का उत्तरकाशी का जो मुखबा ग्राम है उसको हम आपका आध्यात्मिक और पर्यटन ग्राम के रूप में घोषित करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मुखबा आपका जो उत्तरकाशी में आपके तिब्बत से जो बॉर्डर लगता है वहाँ पर ये स्थित है, तो एकदम सुदूर और आपका संवेदनशील आपका एक ग्राम है, तो इसलिए जो है इसको अब गवर्नमेंट डेवलप करने की प्रयास कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से संबंधित उत्तराखंड के कि वर्ष 2021-22 में राज्य की, ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। ठीक है, राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी आंकी गई। ठीक है, वर्ष अभी जो है हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति आय की जो है घोषणा की गई कि कितनी रह सकती है। तो ये है आपकी कितनी, 2,05,840। ठीक है, ये जो है इतनी आपकी 2021-22 में आपकी क्या जो आपकी लगभग 2,33,000 है। ठीक है, ये नहीं आंकड़ा आप लिख दीजिए, 2,33,000 रहने की आपकी। ठीक है, 2 लाख की 2021-22 में आपकी कितनी रहेगी, 2,33,000 आपकी रहेगी। ठीक है, दो लाख 33,000 आपकी आंकी गई। सबसे अधिक किसकी थी, सबसे अधिक आपकी थी, ये भी पूछा जा सकता है भविष्य में कि सबसे अधिक किस जनपद की आपकी प्रति व्यक्ति आई थी, तो वो थी आपकी हरिद्वार की। ठीक है, सबसे अधिक आपकी हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आई थी और वो थी आपकी 3,62,288 रुपये। ठीक है, ये जरूर लिख दीजिएगा। और सबसे कम की बात की जाए, सबसे कम किस जनपद की आपकी प्रति व्यक्ति आई थी, सबसे कम थी आपकी कहाँ की, ये थी आपकी रुद्रप्रयाग की। ठीक है, रुद्रप्रयाग का आप लिख दीजिए 93,160 रुपये। ठीक है, तो ये जो है दोनों आप पॉइंट नोट कीजिएगा। देखिए 2021-22 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी आंकी गई, 2,33,000। ठीक है, सबसे अधिक आपकी हरिद्वार की है 3,62,288, उसके बाद आपकी उधम सिंह नगर की है, उसके बाद देहरादून की, और सबसे कम आपकी कहाँ की है, रुद्रप्रयाग की 93,160 रुपये। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रति व्यक्ति आय की गणना। ठीक है, तो देश की प्रति व्यक्ति आय की हम बात कर लेंगे अब। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए प्रति व्यक्ति आय की गणना कौन करता है और देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, पूरी आगे इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है,
राज्य की आपने लिख दी 2,33,000 रुपये। अब बात कर लेते हैं कि देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। ठीक है, 21-22 में देश की प्रति व्यक्ति आय, देश की प्रति व्यक्ति आय 21-22 में, ठीक है, देश की प्रति व्यक्ति आय ये थी आपकी 1,72,000 रुपये। ठीक है, देश की प्रति व्यक्ति आय 1,72,000 रुपये थी। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की गणना कौन करता है? गणना करता है आपका इसका NSO। ठीक है, NSO यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है आपका NSO, इसकी गणना करता है किसकी? आपकी प्रति व्यक्ति आय की। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है ये भी लिख दीजिए, 1 जून 2005 को आपकी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना होती है। कभी ये पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की जनगणना किसने करी? ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम आपकी कब? 1867 से 1868 के बीच में जो है दादा भाई नेहरूजी ने की थी। ठीक है, दादा भाई नेहरूजी। ठीक है, दादा भाई नेहरूजी ने जो है आपकी इस समय आपकी प्रति व्यक्ति आय की गणना करी थी। ठीक है, सर्वप्रथम। कभी ये क्वेश्चन भी आपका जीके से संबंधित प्रश्नों में आपका बनता है कि देश में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने करी? 1867 से 68 के बीच में दादा भाई नेहरूजी ने। ठीक है, और उस समय इन्होंने कितनी आगे थी? 20 रुपये इन्होंने आगे थी कि प्रति व्यक्ति आय आपकी कितनी है? 20 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन करंट अफेयर्स का उत्तराखंड के। ठीक है, भारत का पहला, ठीक है, भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित, भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल, ठीक है, सौर पैनल कारखाना उत्तराखंड में कहाँ पर खोला गया? ठीक है, कारखाना कहाँ खोला गया? तो ये जो है अभी हाल ही में उत्तराखंड में आपका काशीपुर में। ठीक है, ये लिख दीजिएगा आपका उत्तराखंड के रुद्रपुर में। ठीक है, रुद्रपुर में आपका, रुद्रपुर उत्तराखंड। ठीक है, भारत का जो है पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल का कारखाना कहाँ पर खोला गया? ये रुद्रपुर उत्तराखंड में खोला गया। और ये किसने खोला? ये खोला आपका लुमिनस आपने देखा होगा जो बैटरियां बनाते हैं, लुमिनस बैटरी, तो उनके द्वारा जो है आपका ये भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित कारखाना आपका कहाँ पर? सीधा क्वेश्चन यही बनेगा कि भारत का पहला हरित सौर ऊर्जा कारखाना उत्तराखंड के किस स्थान पर है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? रुद्रपुर। ठीक है, रुद्रपुर में हो जाएगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं एक और, आप इसके नीचे फैक्ट कर लीजिए। नई दिल्ली में जो आपका, नई दिल्ली में संसद भवन में जो है उत्तराखंड की तरफ से किसने भाषण दिया था? आपको याद होगा G20 सम्मेलन के ऊपर। ठीक है, ये लिख दीजिएगा, ये दिया था आपका किसने? दिव्या नेगी ने। ठीक है, तो दोस्तों एक जो है मैं आपका करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन बता रहा हूँ, और उससे जुड़ा हुआ आपका जो है जो आपका अन्य फैक्ट उत्तराखंड से संबंधित बन सकता है, तो वो भी आपको लिखा रहा हूँ कि दिल्ली में संसद भवन में भाषण किसने दिया था G20 के ऊपर राज्य की तरफ से? वो थी आपकी दिव्या नेगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इसको मिटा रहा हूँ, आप जो है नोट साथ में नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं। अब आपका जो है चौथे नंबर के क्वेश्चन में, 4th नंबर का क्वेश्चन है केंद्रीय, ठीक है, 4th नंबर का आपका केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, ठीक है, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी समिति, ठीक है, 15वीं स्थायी समिति की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? कि बैठक का आयोजन, ठीक है, का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था आपका देहरादून में। ठीक है, क्वेश्चन सीधा यही बनेगा। पिछली बार एक पेपर अभी हुआ था पटवारी आपका, वो उसका हुआ था आपका कनिष्ठ है का, उसमें ये पूछा गया था कि उत्तराखंड में जो है कौन कौन सी बैठकें हुई, या आगे जो है इस वीडियो में बता दूंगा आपको। तो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं बैठक का आयोजन, स्थायी समिति की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये किया गया आपका देहरादून में। ठीक है, और जो है ये क्वेश्चन आपका बना था, ये जो मैं बता रहा हूँ 4 फरवरी 2023 को जो है आपका, ठीक है, 4 फरवरी 2023 को,
पहली ग्रामीण कांग्रेस कहाँ पर आयोजित हुई? पहली ग्रामीण कांग्रेस। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए बना था और कई अभ्यर्थियों ने इसको गलत किया था। पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, ठीक है। पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये किया गया आपका, ये भी देहरादून में किया गया था, विज्ञान धाम में, ठीक है। विज्ञान धाम में इसका आयोजन हुआ था, देहरादून झाझरा में। तो इसका भी जो है कई अभ्यर्थियों ने गलत आंसर दिया था, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए, एक तो देहरादून में कौन सी हो रही है? केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं बैठक देहरादून में, और 4 फरवरी 2023 को पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस। तो ये जो है पूरे देश से संबंधित है, तो इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये भी आपकी देहरादून झाझरा में हुई, ठीक है। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य सैन्य अभ्यास, ठीक है। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य, उज्बेकिस्तान के मध्य जो एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया, ठीक है। सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। किस क्या नाम था उसका? उसका नाम था आपका डस्ट लिक, ठीक है। डस्ट लिक था, और कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो ये भी जो है आपके लिए मुख्यतः बन सकता है, इसको जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। कब से कब तक था? ये था आपका 20 फरवरी से 5 मार्च तक। डेट भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इसलिए जो है आपको साक्ष्य सहित और पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट लिखा रहा हूँ, ठीक है। तीनों पॉइंट जो है आपके उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य सैन्य अभ्यास का आयोजन डस्टलिक, ठीक है। कभी पूछ लिया जाए डस्टलिक जो है किसके मध्य सैन्य अभ्यास होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। कहाँ पर आयोजित हुआ? पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ 20 फरवरी से 5 मार्च को, ठीक है। बढ़ जाते हैं अब अगले क्वेश्चन में उत्तराखंड से संबंधित, ठीक है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जो है आप लोग लाइक और शेयर करते रहिएगा। संसाधन कम है अभी, तो इन्हीं कम संसाधनों के साथ जो है आप लोगों को एक बेहतर तैयारी करने की उम्मीद से वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे बोल रहा हूँ तो साथ साथ जो है आप लोग लिखते रहिएगा, तो उसमें जो है आपको बेहतर हो जाएगा लिखना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले नंबर के 5वें नंबर के क्वेश्चन में आज की वीडियो का, ठीक है। कि उत्तराखंड में क्वेश्चन ये बनेगा, और ऐसे जो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है वो आपके बनते हैं। अभी मत्स्य वाला एक आपका पेपर आया था, पटवारी वाले, पटवारी नहीं, ये आपका जो है फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था। उसमें पूछा गया था कि उत्तराखंड का 2021-22 में मत्स्य जो उत्पादन है वो कितने टन रहा, ठीक है। तो ये जो है ये भी वैसे ही आपका एक क्वेश्चन है। उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक, ठीक है, उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री, उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री, ठीक है, उधर की बिक्री 2022-23 में कितने प्रतिशत बढ़ी, ठीक है। 2022-23 में कितने प्रतिशत जो है आपकी ये बिक्री बढ़ी, ठीक है। कितने प्रतिशत तो बढ़ी? तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 15%, ठीक है। 15% जो है आपकी ये बिक्री बढ़ी, ठीक है। तो ये जो है, और 2000 टोटल कितने आपके जो है ये बिके, ठीक है। तो ये जो है आपकी देख लीजिए 15% जो है आपकी ये बिक्री बढ़ी है, ठीक है। 2022-23 में कितने वाहन आपके बिके? ये कभी भी देखिए, डाटा अगर सरकार उपलब्ध करवाई तो सरकार का ये मंशा रहेगी कि पेपर में जो है ये प्रश्न में बने, ठीक है। तो 2022-23 में जो है आपका लगभग 8,591 जो है आपके इलेक्ट्रिक वाहन बिके। बात कर लेते हैं 2021-22 में कितने बिके। 2021-22 में आपके बिके 3,736 वाहन टोटल, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन। तो ये डाटा भी आप नोट कीजिएगा, सीधा ये बनेगा उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक वाहनों की जो बिक्री है 22-23 में कितने प्रतिशत बढ़ी, ठीक है। तो ये 15% की आपकी वृद्धि हुई है, और टोटल आपके 22-23 में इतने वाहन बिके, और 21-22 में आपके 3,736 वाहन बिके, ठीक है। अन्य इससे संबंधित पॉइंट निकल लेते हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक, ठीक है, कॉरिडोर, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और, ठीक है, कार्यान्वयन। जैसे लिखा रहा हूँ दोस्तों वैसे ही आप लिखिएगा, कार्यान्वयन, ठीक है, कार्यान्वयन। ट्रस्ट की शीर्ष मॉनिटरिंग अथॉरिटी की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। तो इसकी दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ?
ठीक है। दूसरी बैठक का आयोजन राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट की शीर्ष मॉनिटरिंग अथॉरिटी की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये किया गया आपका नई दिल्ली में, ठीक है। और अभी हाल ही में हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा भी जो है इस बैठक में आपका जो है इस बैठक में उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया, ठीक है दोस्तों। तो इसको जो है आप लोग लिख दीजिएगा। अब जो है अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 6वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कि हाल ही में देखिए आपको पता है 28 मई 2023 को देश का नया संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को जो है लोकार्पित कर दिया, ठीक है। तो नए संसद भवन में ये लिख दीजिए, नए संसद भवन में, ठीक है, नए संसद भवन में रखे मानचित्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको ये पॉइंट लिखा रहा हूँ, इसको लिख दीजिएगा। नए संसद भवन में रखे मानचित्र में उत्तराखंड के किस स्थान को प्रमुखता, ठीक है, प्रमुखता से दर्शाया गया है, ठीक है, से दर्शाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों उत्तराखंड का जो है कालची स्थान है, देहरादून में पड़ता है आपके। तो कालची को जो है वहाँ पर उत्तराखंड में जो है वहाँ पर आपके नई संसद है, वहाँ पर एक मानचित्र रखा गया है, अखंड भारत से संबंधित एक मानचित्र, जिसमें देश में जब देश के खंड नहीं हुए थे, देश कई भागों में विभाजित नहीं हुआ था, तो आपका अफगानिस्तान तक का क्षेत्र जो था आपका भारत के पास, तो वहाँ पर जो आपके स्थान पुराने ज़माने में प्रचलित थे, उनके जो नाम थे, तो उनको जो है दिखाया गया। और उसमें से जो है कालसी भी उत्तराखंड से संबंधित एक नाम वहाँ पर उस मानचित्र में दर्शाया गया है कि कालसी भी जो है अखंड भारत का एक हिस्सा था, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है 257 ईस्वी पूर्व आपका जो अशोक थे, तो उनके द्वारा जो है एक अभिलेख भी यहाँ पर स्थापित किया गया था, अशोक का अभिलेख, ठीक है, अशोक अभिलेख। और वो जो है कौन सी भाषा में था? तो वो था आपका पाली भाषा में। तो ये भी जरूर नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं में बन सकता है, ठीक है। और ये तो जो है आपका 100% आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड से संबंधित है और नई संसद जो भवन है अभी प्रचलित है। हर क्वेश्चन, हर जितने भी एग्जाम है उनमें क्वेश्चन बनेगा नई संसद भवन से संबंधित। तो उत्तराखंड में लाजमी है कि ये क्वेश्चन आपका बन जाए कि जो उसमें आपका मानचित्र रखा गया है उसमें उत्तराखंड के किस स्थान को दिखाया गया है, तो वो कालसी को दिखाया गया। और 257 ईस्वी पूर्व अशोक ने एक अभिलेख स्थापित किया था पाली भाषा में, ठीक है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, 6वें नंबर का क्वेश्चन आपका, और ये आपका जो है अब इंडियन जो आपका करंट अफेयर्स है, ये आपका वर्ल्ड के करंट अफेयर से संबंधित अब आपका प्रश्न रहने वाला, ठीक है। तो उत्तराखंड मैंने आपको बढ़ा दिया लगभग 5 से 6 प्रश्न, और डेली ही जो है मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लेते हुए आऊँगा अपने चैनल के माध्यम से। बढ़ जाते हैं आपका 7वें नंबर के क्वेश्चन में कि 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध, ठीक है, दिवस। ये बनाया जाता है 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। कब से बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है 1988 से ये बनाया जा रहा है। और इस बार की अगर थीम है तो वो क्या है? थीम जो है हर वर्ष की जरूर पूछी जाती है, ठीक है। 1988 से बनाया जा रहा है और 2023 की थीम इसकी क्या है ये जरूर लिख लीजिएगा। वी नीड फूड, ठीक है, वी नीड फूड नॉट टोबैको, ठीक है, नॉट टैबैको। तो ये जरूर लिख दीजिएगा इस बार की आपकी कि 31 मई 2023 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या है? वी नीड फूड नॉट टोबैको, ठीक है। और 1988 से ये बनाया जा रहा है हर साल प्रत्येक वर्ष, ठीक है। मैं अन्य जो है आपके कुछ डेट्स और जो आपके दिवस मनाए जाते हैं उनको लिखवा देता हूँ और उनकी थीम भी इस बार की बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा और बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, वी नीड फूड नॉट टबैको इस बार की आपकी तंबाकू दिवस की आपकी थीम है, ठीक है। और पूछी जा सकती है और पूछी जाएगी ही जरूर, तो इसलिए जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। पढ़ते हैं अगले पॉइंट में। देखिए आपने तंबाकू दिवस पढ़ दिया, अब पढ़िए आप जो है जल दिवस। जल दिवस आपका कब बनता है? जल दिवस बनता है आपका
22 मार्च, ठीक है, जल 22 मार्च दिवस, ठीक है, जल दिवस 22 मार्च को बनता है। इसकी थीम क्या थी इस बार? इसकी थीम थी आपकी एक्सेलरेटिंग, ठीक है, एक्सेलरेटिंग TING, एक्सेलरेटिंग द चेंज टू accelerating the change to solve the water and sanitation crisis, ठीक है, क्राइसिस। तो ये जो है आपकी इस बार की जल दिवस की थीम है, 22 मार्च को जो बनाया गया था, एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, ठीक है। बात कर लेते हैं पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी क्या थीम थी? इसकी थी आपकी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ठीक है, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, इस बार इसकी थीम थी किसकी? पृथ्वी दिवस की, ठीक है, 22 अप्रैल को। बढ़ जाते हैं आपका जैव विविधता दिवस, ठीक है, जैव विविधता दिवस, ठीक है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 22 मई। दोस्तों तीनों ही जो है आपका एक एक महीने बाद आ रहे हैं और 22 तारीख को आ रहे हैं, तो ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? फ्रॉम एग्रीमेंट, ठीक है, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक, ठीक है, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो है जरूर नोट कीजिएगा, जैव विविधता दिवस 22 मई की इस बार की थीम क्या है? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक, आज का जो आपका 8वां करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो है आपका कि भारत और यूरोपीय संघ के मध्य, ठीक है, भारत और यूरोपीय संघ के मध्य, भारत और यूरोपीय संघ के मध्य ग्लोबल गेटवे, ठीक है, ग्लोबल गेटवे या GGV से लग सकते हैं आप, GG ग्लोबल गेटवे सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण आपका जो है ये सम्मेलन रहने वाला है, तो इसलिए सभी विद्यार्थियों के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, भारत और यूरोपीय संघ के मध्य ग्लोबल गेटवे GG सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा, ठीक है, कहाँ पर होगा, ठीक है, कहाँ पर होगा? तो ये होगा आपका कहाँ पर? ये होगा आपका मेघालय में, ठीक है, मेघालय में इसका आयोजन किया जाएगा और 1 से 2 जून के मध्य होगा, ठीक है, 1 से 2 जून के मध्य ये आपका आयोजित किया जाएगा 2023 में, ठीक है। आज और कल ये सम्मेलन होने वाला है भारत और यूरोपीय संघ के मध्य। सीधा क्वेश्चन यही बनेगा हर करंट अफेयर्स के पेपरों में कि भारत और यूरोपीय संघ के मध्य ग्लोबल गेटवे GG का सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? मेघालय आपका आंसर हो जाएगा, 1 से 2 जून। और ये जो है आपका कब से आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका 2021 से ही आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। भी अन्य बात कर लेते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में जो है एक समझौता हुआ भारत, ठीक है। मैं देखिए एक आपका करंट अफेयर्स का सवाल है और एक आपका जो है उससे ही समझिए दूसरा फैक्ट बन सकता है अन्य एग्जामों में करंट अफेयर्स में, वो भी लिखा रहा हूँ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में जो है एक समझौता हुआ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक एक समझौता हुआ, आर्थिक सहयोग और, ठीक है, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, ठीक है, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता कब होता है? नवंबर 2022 में। तो इसे भी नोट कीजिए, करंट अफेयर्स के प्रश्न में ये भी बन सकता है आपका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा समझौता हुआ? आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, नवंबर 2020 में, ठीक है। और हाल ही में जो है आपका भारत और सिंगापुर, ठीक है, भारत सिंगापुर के मध्य
भारत का आपने देखा होगा यूपीआई, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई की फुल फॉर्म भी आप लिख दीजिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। और आपका सिंगापुर का एक क्या है, आपका सिंगापुर का है एक आपका पे नाउ, ठीक है, पे नाउ। ठीक है, भारत और सिंगापुर के मध्य यूपीआई और पे नाउ। पे नाउ कहाँ का हो गया, सिंगापुर का। यूपीआई हो गया आपका भारत का। तो इन दोनों को जोड़कर जो है, पे नाउ को जोड़कर दोनों देशों के मध्य एक क्रॉस, दोनों पे नाउ को जोड़कर दोनों देशों के मध्य, ठीक है, दोनों देशों के मध्य क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी की शुरुआत हुई, ठीक है। तो सीधा यही पूछेगा कि हाल ही में भारत और सिंगापुर के मध्य जो है कौन सा समझौता हुआ है। तो भारत और सिंगापुर के मध्य आपका यूपीआई और पे नाउ, जो दोनों देशों का आपका पेमेंट एक ऐप है या इंटरफेस है, तो उसको जोड़कर जो है दोनों देशों के मध्य जो आपका क्रॉस बॉर्डर आपका पेमेंट कनेक्टिविटी होती है, तो उसमें सुधार लाने के लिए समझौता किया गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों क्वेश्चंस देखिए मैं आपके लिए कहाँ कहाँ से ढूंढ कर लेके आया हूँ, और ये क्वेश्चन जो है भविष्य वाले एग्जाम में जरूर बनेंगे, ठीक है। तो इनको जो है नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। जैसे जैसे साथ साथ लिखा रहा हूँ, तो साथ साथ जो है उनको आप अपनी कॉपी में भी नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है दोस्तों, तभी जो है आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर, ठीक है, भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। भारत के प्रतिनिधि के तौर पर, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया, यह किया गया आपका अंशुमाली रस्तोगी को, ठीक है, अंशुमाली रस्तोगी, ठीक है। अंशुमाली रस्तोगी को जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपका नागरिक उड्डयन संगठन में आपका भारत के प्रतिनिधि के तौर पर आपका सम्मिलित किया गया। जैसे आपका यूएन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा है, आपने सुना होगा, उसमें जो है रुचिरा कंबोज देश के प्रतिनिधि है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है, इसमें आपका जो है भारत के प्रतिनिधि अंशुमाली रस्तोगी को बनाया गया। किसके स्थान पर बनाया गया, इनको बनाया गया आपका सैफ अली, इनसे पहले जो है सैफ अली जुनेजा जी यहाँ पर भारत की प्रतिनिधि के तौर पर थी, तो इनके स्थान पर अंशुमाली रस्तोगी को बनाया गया। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना कब होती है, ये भी लिख दीजिएगा, 7 दिसंबर 1944 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है, 1944। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में की स्थापना कब होती है, ठीक है, 7 दिसंबर 1944। मुख्यालय कहाँ पर है इसका, ठीक है, मुख्यालय है आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है, मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल कनाडा में क्या होता है, पर्यावरण से संबंधित एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। मॉन्ट्रियल कनाडा में एक सम्मेलन होता था 1987 में, वो सम्मेलन हुआ था, वो बता दीजिएगा कि वो कब होता है, ठीक है, वो किस लिए होता है, मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। मुख्यालय इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का आपका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है, ठीक है। बात कर लेते हैं केंद्रीय अन्य नियुक्तियों की। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कल किसको बनाया गया, ठीक है, हाल ही में जो है अभी आपको बनाया गया सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसको बनाया गया, ये बनाया गया आपका परवीन कुमार श्रीवास्तव, ठीक है, परवीन कुमार मिश्रा, पीके मिश्रा या परवीन कुमार, ठीक है, परवीन कुमार आपका ये हो जाएंगे परवीन कुमार श्रीवास्तव, ठीक है, परवीन कुमार श्रीवास्तव जी को जो है आपका केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, अब हाल ही में एक महिला है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है अभी हाल ही में, वो है आपकी पीटी उषा जी, ठीक है, पीटी उषा जी अभी भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। बात कर लेते हैं भारत में फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष, फुटबॉल महासंघ
के अध्यक्ष कौन है, ये आपके कौन, कल्याण चौबे। ठीक है, नाम लिखवा रहा हूँ दोस्तों, जैसे नाम लिखवा रहा हूँ उनको आप जो है नोट कीजिए और रिवीजन कीजिए, आपको नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे। हॉकी संघ के अध्यक्ष पूछे जाएं कि राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपके कौन, वो है आपके दिलीप तिर्की। ठीक है, दिलीप तिर्की भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष हैं। और अभी हाल ही में भारतीय हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष बनाए गए, भारतीय हैंडबॉल संघ, भारतीय हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष, ये किसको बनाया गया, ये बनाया गया आपका दिग्विजय चौटाला को। ठीक है, दिग्विजय चौटाला को हाल ही में आपका भारतीय हैंडबॉल, दिग्विजय चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे आपके चौटाला जी, तो उन्हीं के जो है आपके ये पौत्र हैं, तो उनको जो है भारतीय हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष बनाया गया अभी हाल ही में दिग्विजय चौटाला। तो ये क्वेश्चंस बन सकता है आगामी एग्जाम में, इसलिए देखिए, और ये सारे ही एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसलिए जो है मैंने आपको लिखा है। ठीक है, हॉकी संघ के दिलीप तिर्की। और हाल ही में जो है BCCI के अध्यक्ष कौन है, इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, आज के अंतिम क्वेश्चन में। ठीक है, 10वें नंबर का क्वेश्चन, और ये बता दीजिएगा कि जो मॉन्ट्रियल में आपका एक सम्मेलन होता है वो कब होता है। ठीक है, 1987 में, और किस चीज़ के लिए होता है वो। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है आपका आज का 10वां क्वेश्चन। ठीक है, सतलज जल विद्युत निगम, सतलज जल विद्युत निगम। ठीक है, सतलज जल विद्युत निगम ने सतलज जल विद्युत निगम ने किस देश में अपने सतलज जल विद्युत निगम को, ठीक है, सतलज जल विद्युत निगम को किस देश ने अपने यहाँ दूसरी जल विद्युत परियोजना, ठीक है, दूसरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण की अनुमति दी। ठीक है, तो हाल ही में जो है ये आपका क्या है, कौन सा देश है, नेपाल। ठीक है, नेपाल लिख दीजिए। नेपाल ने अपने यहाँ सतलुज जो जल विद्युत निगम है, कहाँ का है, ये भारत का है। ठीक है, तो इसको अपने देश में एक दूसरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण की अनुमति दे दी है। ठीक है, और क्यों दे दी है, क्या है चीज़, ये सारी चीज़ बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये जो है आपका हाल ही में जो है आपका अरुण नदी आपकी कहाँ पर बहती है, अरुण नदी ये बहती है आपके कहाँ पर, नेपाल में। ठीक है, इस पर जो है एक अरुण 3 नाम से एक प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है। अरुण 3 नामक प्रोजेक्ट पर कार्य कौन कर रहा है, सतलुज जल विद्युत निगम, कहाँ पर, नेपाल में। ठीक है, अब जो है दूसरी जल विद्युत परियोजना एक नई बनाएगा, कौन, सतलज जल विद्युत निगम अरुण 4 के नाम से, और वो भी कहाँ पर बनाएगा, नेपाल में। ठीक है, ये जो अरुण 3 है ये नेपाल में आपकी कार्य चल रहा है, और 2024 में इसका कार्य पूरा हो जाएगा। तो अब नेपाल की सरकार ने ये सोचा कि भाई हमारी एक परियोजना पूरी हो रही है, तो अब जो है सतलुज जल विद्युत निगम को ही हम जो है दूसरी परियोजना के निर्माण का कार्य सौंप देते हैं। तो अरुण 4 जो है आपका क्या है, अरुण 4 जल विद्युत परियोजना है नई, कहाँ पर, नेपाल में। कभी हाल ही में उत्तराखंड या जो SSC अन्य एग्जाम करवाते हैं अन्य आयोग, उनमें क्वेश्चन बन सकता है कि अरुण 4 क्या है। ठीक है, अरुण 4 क्या है या अरुण 3 क्या है, तो नेपाल में एक जल विद्युत परियोजना है, इनका नाम है। ठीक है, बात कर लेते हैं आपका कि नेपाल की बात कर रहे हैं, तो नेपाल के हम प्रधानमंत्री की बात कर लें, क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामों में, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, तो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ पे पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है, पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं हम नेपाल के। ठीक है, कि राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति हैं आपके कौन से, रामचंद्र यादव पौंडेल। ये क्या है आपके यहाँ के अभी हाल ही में राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की अगर बात आ रही है तो हाल ही में जो आपके तुर्की के राष्ट्रपति तुर्की में भी अभी जो है चुनाव हुए, और यहाँ पर जो है तुर्की आपको जानकारी होगी, तुर्की में हाल ही में भूकंप भी आया था। तो तुर्की के जो है नए राष्ट्रपति कौन बने, ये बने आपके रजब तैयब एर्दोगान। ठीक है, रजब तैयब एर्दोगान जो है हाल ही में आपके तुर्की के नए राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो ये नाम भी आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों नेपाल से भी संबंधित जो है मैंने आपको सभी चीज़ बता दी, और उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए कि नेपाल से उत्तराखंड का
के नेपाल से उत्तराखंड में कौन सी नदी आती है? नेपाल से काली नदी आती है उत्तराखंड में। और यहाँ पर जो है एक आपका कौन सा बांध बांध का जो है यहाँ पर अनुमति मिलने वाली है अभी हाल ही में नेपाल और उत्तराखंड के बीच में। एक पंचेश्वर बांध आपका वहाँ पर बनेगा, ठीक है, पंचेश्वर बांध, ठीक है। पंचेश्वर बांध वहाँ पर बनने की आपकी निर्माणाधीन अवस्था में है भारत और नेपाल के बॉर्डर पे, ठीक है, उत्तराखंड की तरफ से। तो पंचेश्वर बांध बनेगा और ये जो है भारत का सबसे बड़ा बांध, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बांध रहेगा या भारत का 5040 मेगावाट का, ठीक है। तो ये भी लिख दीजिएगा कि ये जो है कौन सा बांध अभी निर्माणाधीन है या स्वीकृत होने की अवस्था में है। तो पंचेश्वर बांध भारत और नेपाल के बीच में या नेपाल और उत्तराखंड के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है सभी चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। करंट अफेयर से संबंधित जो डेली वीडियो है मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर आई जाती हैं, और ये खासकर जो है मैं उन अभ्यर्थियों के लिए लेकर आता हूँ जो उत्तराखंड में दूर दराज वाले एरियो में जो है रहते हैं और करंट अफेयर्स से जो संबंधित उनका डाटा है उनके पास उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से करंट अफेयर से संबंधित और उत्तराखंड में किसी भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जो तैयारी है वो पूरी करवाई जाती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तैयारी आप लोग करते रहिएगा और 2023 में ये सोचिए कि इसी वर्ष में जो है आपको अपनी नौकरी लगवानी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।